अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। मोटिवेशन एक वो चीज़ है जो हमें किसी भी अमल की तरफ, कोई मकसद हासिल करने के लिए, कोई मेहनत करने के लिए, कोई ऐसा काम करने के लिए उभार देती है जो काम करने के लिए हमारा दिल या हमारा जहन राज़ी नहीं होता। लेकिन इस मोटिवेशन का असर बहुत कम वक्त के लिए रहता है और उसके बाद, उसका असर चले जाने के बाद ही हम अपनी नॉर्मल रूटीन वाली लाइफ गुजारना शुरू कर देते हैं। अब अगर मेरी मोटिवेशन के बाद या मेरी मोटिवेशन के ज़रिए मैं नॉर्मल लाइफ पर आ जाता हूं, तो मैं ऐसी क्या चीज़ अपनाऊं जिसके बाद मेरी लाइफ एक पैटर्न, एक सक्सेसफुल लाइफ गुजरे, एक ऐसी लाइफ गुजरे जो बड़ी इफ़ेक्टिव हो। हमारी ज़िंदगी हमारी आदतों का मजमुआ होती है। हमारी रोज़मर्रा के काम हमारी आदतें बनाते हैं, हमारी आदतें हमारा मुस्तकबिल बनाती हैं। आज हम बात करेंगे उन चंद एक ख़ास आदतों के बारे में जिसके ज़रिए आपकी ज़िंदगी बड़ी पुरअसर बन सकती है इंशाअल्लाह, अगर आप उस पर अमल करते हैं। नंबर 1 पे हम बात करेंगे बी प्रोएक्टिव अप्रोच की। यहाँ एक मिसाल से शुरू करते हैं। एक रेस्टोरेंट में कुछ लोग, जिनमें ख़वातीन भी थी, मर्द हजरात भी थे, वो बैठे हुए थे कि अचानक कहीं से उड़ता दौड़ता एक कॉकरोच आकर एक खातून के शोल्डर पर बैठ जाता है। एक खातून के शोल्डर पे एक कॉकरोच। सोचें क्या हंगामा बरपा हुआ होगा, क्या तहलका वहाँ मचा होगा। वो खातून उस कॉकरोच को मारने के चक्कर में खुद को ना जाने कितने थप्पड़ मार लेती है। खैर, कॉकरोच वहाँ से जंप करता है और उड़कर किसी दूसरी खातून के कंधे पर जा बैठता है। सेम वही अमल वो दूसरी खातून भी दोहराती है। पूरा मंजर एक वेटर खड़ा हुआ देख रहा होता है। इतने में वो कॉकरोच उड़कर वेटर के हाथ पर आ बैठता है। वेटर खामोशी के साथ खड़ा रहता है, कोई रिएक्शन नहीं देता, सिर्फ इतना सा अमल करता है कि उस कॉकरोच को पकड़ता है और खिड़की से बाहर फेंक देता है। इस थ्योरी से, इस मिसाल से मेरी बात समझ में आती है कि मसले का इल्म तकरीबन लोगों को होता है, लेकिन मसले को समझकर, मसले को जानकर एक प्रॉपर एक्शन बहुत कम लोग लेते हैं। प्रॉपर एक्शन लेने वाले ही वो लोग होते हैं जिनको हम प्रोएक्टिव कहते हैं। कुछ लोग प्रोएक्टिव होते हैं, कुछ रिएक्टिव होते हैं, जो हर बात में रिएक्शन करते हैं, जैसे उन ख़वातीन ने किया। रिएक्शन करने वाले बिना सोचे बिना समझे रिएक्ट कर रहे होते हैं। उनकी फीलिंग्स हालात और लोगों के हाथों में होती है। हर बात में दूसरों को ब्लेम करते हैं। अगर मुल्क ख़राब है तो गवर्नमेंट का मसला, मेरी नौकरी या सैलरी कम है, मेरी नौकरी ख़राब है तो बॉस ख़राब है, अगर मैं कामयाब नहीं हो पा रहा तो मेरे घर वाले ख़राब हैं, या अगर कुछ भी नहीं मिलता तो मेरी किस्मत ख़राब है। इसके बरक्स अगर हम प्रोएक्टिव अप्रोच रखने वाले लोगों की बात करें तो वो अपनी फीलिंग्स का कंट्रोल दूसरों को देने के बजाय इस कंट्रोल को अपने हाथ में रखे होते हैं। हर काम की, हर एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं और वो फोकस करते हैं उन चीज़ों पर जिनको वो चेंज कर सकते हैं। उन चीज़ों पर फोकस हरगिज़ नहीं करते या उनको डिस्कस करते हुए अपना वक्त ज़ाया नहीं करते जिनको वो चेंज नहीं कर सकते। सबसे पहली तो हमारी ये हैबिट है कि हम प्रोएक्टिव बने, रिएक्शंस ना दें, रिस्पॉन्ड करें, प्रोएक्टिव अप्रोच रखें, मसले को डायग्नोस करें, मसले को समझें और उसके बाद उसका हल पेश करें। हल पेश करने से ज़्यादा अच्छा है कि उसको उठें और हल कर दें। सेकंड हैबिट की अगर हम बात करें तो वो है बिगिन विद एंड इन माइंड। एक और मिसाल से समझते हैं। आपका एक जनाजे में जाना होता है। जनाजे में जब आप जाते हैं तो मैयत के करीब पहुंचते हैं और देखते हैं जिस शख्स का जनाजा लेटा हुआ है वो आप खुद हैं। सोचें आप उस मैयत को देखकर क्या अल्फाज अदा करेंगे। बहुत अच्छा इंसान था, हर वक्त दूसरों की मदद के लिए मयस्सर रहता था, बहुत अच्छा और बड़ा हमदर्द, साथ देने वाला दोस्त था, बड़ा बेकार आदमी था। अच्छा हुआ सबकी जान छूटी, सब सुकून में आ गए। बड़ा ही कोई बदकार आदमी था जिसका मरना सबके लिए सुकून का बाइस बनेगा। आप अपने लिए क्या अल्फाज सुनना चाहते हैं? जो अल्फाज सुनना चाहते हैं वो आज से करना शुरू कर दें। हमेशा एंड को, आखिर को दिमाग में रखते हुए
हमें अमल करना चाहिए। हमेशा ये सोचें कि मैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम किस तरीके से गुजारना चाहता हूँ, उनके लिए आज से काम करना शुरू कर दें। कोई भी वक्त एक दिन में नहीं बनता, वक्त को बनाने में वक्त लगता है। वक्त एकदम ख़राब या वक्त एकदम अच्छा नहीं आ जाता, वक्त को ख़राब करने में भी वक्त लगता है और वक्त को बनाने में भी वक्त लगता है। आप क्या हासिल करना चाहते हैं, आप कैसे बनना चाहते हैं, उस चीज़ को माइंड में रखें और उसके लिए आज से ही काम करना शुरू कर दें। हैबिट नंबर 3 की हम यहाँ बात करते हैं, एंड दैट इज़ पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यानी कि ज़रूरी चीज़ें पहले करें। आपने ऐसे बहुत सारे लोग अपने इर्द गिर्द में देखे होंगे जो ये बात करते हैं कि मैंने फ़लाँ काम शुरू करना है लेकिन वक्त नहीं मिलता, मैंने फ़लाँ कारोबार शुरू करना है लेकिन वक्त नहीं मिलता, मैंने एक्सरसाइज शुरू करनी है वक्त नहीं मिलता, मैंने रीडिंग शुरू करनी है वक्त नहीं मिलता, मैंने कुकिंग शुरू करनी है मुझे वक्त नहीं मिलता, मैंने सीखना शुरू करना है मुझे वक्त नहीं मिलता। लेकिन जब आप उनकी ज़िंदगियों का बगौर जायज़ा लेते हैं तो आपको ये दिखता है कि जिस वक्त में वो जो काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, उतना वक्त वो ना जाने ऐसे कामों में, कितने ही ऐसे कामों में गंवा रहे होते हैं जो उनके लिए बहुत कीमती वक्त साबित हो सकता है। आप रीडिंग करना चाहते हैं, आप किसी के मुंह से सुनते हैं कि वो रीडिंग करना चाहता है, लेकिन आप उसको ये देखते हैं कि उसको रीडिंग का टाइम तो नहीं मिलता, लेकिन घंटों घंटों वीडियोस और फिल्में देखने का टाइम मिल जाता है। आप ये देखते हैं कि कोई शख्स जो आधा घंटा एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकाल पाता अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी से, उसको घर से होटल और होटल से घर आने के 2-2, 3-3 घंटे मैसर आ जाते हैं। हमारे पास बहुत सारी ऐसे डिस्ट्रक्शंस हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मसरूफ़ रखती हैं उन चीज़ों में जिसमें हमें मसरूफ़ नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया है, टीवी है, मेरे रिश्तेदारों के लड़ाई झगड़े हैं। हैबिट नंबर 4 की बात करते हैं, एंड दैट इज़ थिंक विन विन, यानी कि दिमाग में जीत और जीत की ही सोच रहे। मिसाल के तौर पर मैं एक यूट्यूबर हूँ और आपका भी एक यूट्यूब चैनल है, हम दोनों के हज़ार सब्सक्राइबर हैं, और आप मुझे इनवाइट करते हो अपने चैनल पे किसी भी किस्म का इंटरव्यू देने के लिए या किसी भी किस्म की वीडियो के लिए, और वहाँ आप ये अनाउंस करते हो कि ये एक साहब हैं जिनका 1000 सब्सक्राइबर्स का यूट्यूब चैनल है और आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से फिर मैं आपको अपने चैनल पे इनवाइट करता हूँ और सेम इन्विटेशन अपने व्यूवर्स को मैं आपके लिए देता हूँ, एंड दैट इज़ कॉल्ड विन विन सिचुएशन, यानी कि ऐसी सिचुएशन के बारे में सोचना जिसमें हार नाम की चीज़ नहीं होती। हमारी मेंटालिटी कुछ इस तरीके की बनी हुई है, हमें ऐसा लगता है मेरे जीतने के लिए सामने वाले का हारना बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि जीत उस वक्त तक हासिल नहीं होती जब तक बाकी सारे हार ना जाएं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई हारेगा नहीं तो कोई जीत नहीं सकता, जबकि ये बिल्कुल गलत है। हमें हार और जीत से निकलकर किसी तीसरे रास्ते की तरफ जाना चाहिए जिसमें दोनों फ़रीक़ैन के लिए जीत का सामान मैसर हो, दोनों फ़रीक़ैन बाखुशी और बड़े एतमाद के साथ उसमें जीत और कामयाबी को महसूस कर सकें। तीसरा रास्ता जो दोनों के मसले के हल पर मबनी हो, जिसमें किसी के लिए हार बिल्कुल भी ना हो। हैबिट नंबर 5 की तरफ आते हैं, एंड दैट इज़ फर्स्ट अंडरस्टैंड देन अंडरस्टूड। आप एक चश्मे वाले की दुकान पर जाते हैं और उसे कहते हैं कि मेरी नज़र काफ़ी दिनों से कमज़ोर है तो मुझे कोई चश्मा दें। होना तो ये चाहिए कि वो प्रॉब्लम को डायग्नोस करे, वो देखे कि क्या प्रॉब्लम है, वो समझे और समझने के बाद कोई अमल करे, बजाय इसके वो अपना चश्मा उतारते हैं, आपको देखकर कहता है कि मेरी भी नज़र 30 साल से कमज़ोर है, मैं ये चश्मा लगाता हूँ और ये चश्मा मुझे बिल्कुल फिट आता है, आप भी ये चश्मा लगाएं। वो चश्मा लगाने के बाद आपको पहले से ज़्यादा धुंधला और ख़राब नज़र आने लगता है। मेरा नहीं ख्याल आप उस दुकान पर दोबारा कभी चश्मा लेने जाएंगे, मेरा नहीं ख्याल आप अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त अहबाब को भी वहाँ चश्मा लेने जाने के लिए रेफ़र करेंगे। मेरा ये ख्याल है कि आप ना खुद उस दुकानदार को या उस दुकान को पसंद करेंगे बल्कि अपने अहबाब को भी मना करेंगे कि उस बेवकूफ़ के पास तो ना जाना। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और हमारे इर्द गिर्द के लोग, मुझ समेत और हम समेत, इस बीमारी में मुब्तला हैं। हम सामने वाले की प्रॉब्लम को समझने के बजाय अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस और तजुर्बा उस पर माज़रत के साथ झाड़ने की कोशिश करते हैं। हम उसको बताने की कोशिश करते हैं कि मैं तुम्हारी बात को समझ गया हूँ। हम जब बात कर रहे होते हैं
तो हमारे चंद जुमले कुछ इस तरीके से होते हैं, हाँ 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 मैं समझ गया हूँ, मेरी सुनो, हाँ हाँ मैं बताता हूँ तुम कहना क्या चाहते हो, हाँ मैं समझ गया हूँ, अब इस तरीके से है, जबकि हम समझे नहीं होते हैं। असल में हमें देखना ये चाहिए कि सामने वाला कोई भी बात कर रहा है तो वो बात क्यों कर रहा है, जबकि हम ये देखते हैं कि सामने वाला बात क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है। बात क्या और कैसे सामने वाले का रवैया बयान करती है, जबकि हकीकत में रवैया बना क्यों है वो उस बात करने की वजह बयान करती है। एंड दैट इज़ वाई। आप अगर उस वाई की तरफ जाएं कि वो सामने वाला इस तरीके से बात क्यों कर रहा है, यानी कि आप उसके रवैये को समझें कि वो बात अगर कर रहा है या कोई अमल कर रहा है तो वो अमल क्यों कर रहा है, तो आपको इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। हमें ये चाहिए कि हम सामने वाले की बात को मुकम्मल सुनें और ये देखें कि वो ये बात क्यों कर रहा है, और उसको अपनी ज़िंदगी का तजुर्बा उस पर लादने और उस पर झाड़ने के बजाय उसके प्रॉब्लम को डायग्नोस करके उसके लिए कोई ऐसा हल पेश करें, अगर मेरे पास है तो हल पेश करें जिससे उसके लिए आसानी और कामयाबी मैसर उसको आ सके, ना कि हल ना भी हो तो मैं ख़ुद को बड़ा और बाइल्म शख्सियत उसको बताने के लिए कोई ना कोई टेढ़ा बांगा उल्टा सीधा आड़ा तिरछा सा हल उसको पेश कर दूं, क्योंकि जवाब तो मैंने लाजमी देना है। अगर मैंने उसको ये कहा कि मेरे पास कोई आइडिया नहीं है तो शायद मेरी कहीं ना कहीं बेइज्जती हो जाएगी, जबकि ऐसा होता नहीं है, वो बेइज्जती हमें खुद को ही सिर्फ फील हो रही होती है। हैबिट नंबर 6 की तरफ आते हैं, दैट इज सिनर्जी। अगर दो पौधों को एक साथ लगा दिया जाए तो उन दोनों की जड़ें आपस में मिलकर दोनों की अफजाइश बड़े बेहतरीन अंदाज में करती हैं और इर्द गिर्द की मिट्टी को भी ताकतवर बना देती हैं बनिस्बत उन पौधों के कि जिनको हम अलग अलग लगाते हैं। इसकी मिसाल इस तरीके से ले लें कि एक गार्डन, खेत या क्यारी में लगा हुआ पौधा ज़्यादा पनपता है बनिस्बत गमले में अलहदा लगे हुए पौधों से। इसकी मिसाल हम इंसानों जैसी है कि अगर दो लोग मिलकर कोई काम करते हैं तो उसका रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा होगा उन लोगों से जो इनफरादी तौर पर कोई काम करते हैं। अगर दो शख्स कहीं जा रहे हैं और सामने उन्हें सेब से लदा हुआ दरख्त मिलता है और दोनों उछल उछल कर दरख्त से वो सेब तोड़ने की कोशिश करते हैं तो उनके नतीजे में बामुश्किल 5, 2, 4 सेब ही उन्हें मैसर आए। हाँ, अगर एक दूसरे की मदद कर कर, एक दूसरे के कांधों पर चढ़कर या एक दूसरे की किसी भी तरीके से मदद करके वो सारे सेब तोड़ लें और बाद में आधे आधे बांट लें तो इससे मुशक्क़त भी कम लगेगी। मिलकर बांट कर काम करने का जो मज़ा और जो सुकून है और जो टीम बिल्डिंग की जो अप्रोच है और जो सोशल नीड है वो जितनी बढ़ेगी उसके फ़ायदे तो अनगिनत हैं। सिनर्जी एक इस तरीके की टिप और ट्रिक है कि जिसके ज़रिए हम अपनी कैपेबिलिटी को, अपनी काम करने की सलाहियत को डबल, ट्रिपल या इससे भी जितना ज़्यादा गुना बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। इस सिनर्जी की एग्जाम्पल को इस वीडियो के साथ आप लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकें।
समझ सकेंगे। इसके अलावा सिनर्जी को मैं आखिरी एक कोट के साथ इस हैबिट को हम एंड करेंगे कि अलोन यू कैन गो फास्ट, अकेले आप बहुत तेज़ दौड़ सकते हैं, बहुत तेज़ आगे जा सकते हैं, बट टुगेदर, लेकिन एक साथ यू कैन गो फार, आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। अब हैबिट नंबर 7 की तरफ आते हैं, एंड दैट इज़ शार्पन द सॉ। बहुत मशहूर हैबिट है कि इसमें ये बात बताई जाती है कि एक शख्स दरख्त काट रहा था, लकड़हारा था, दरख्त काट रहा था, दरख्त काटने में उसे काफ़ी मेहनत लग रही थी। इतने में एक शख्स बराबर से गुजरता है, उसे कहता है कि जितना वक्त तुम दरख्त काटने में लगा रहे हो, इसका आधा वक्त तुम अगर अपना कुल्हाड़ा तेज़ करने में लगा दो तो दरख्त और भी कम वक्त में कट जाएगा। लेकिन वो शख्स जवाब देता है कि उसके पास कुल्हाड़ा तेज़ करने का वक्त नहीं है। जैसे आज मैंने पहले भी बात की और अगेन अब बात करता हूँ कि आज हमें ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो शिकायत करते नज़र आते हैं कि उनके पास रीडिंग का, एक्सरसाइज का, खुद पर टाइम देने का, खुद को डेवलप करने का, खुद को ग्रूम करने का टाइम मैसर नहीं है। जबकि मैं समझता हूँ ये आज की जो पैंडमिक सिचुएशंस हैं, आज का जो लॉकडाउन है और ये जो सिचुएशन है, ये खुद को तेज़ करने के लिए, अपनी स्किल्स का आरा तेज़ करने के लिए, अपना माइंड शार्प करने के लिए, नई स्किल्स सीखने के लिए, आप जो काम करते हो प्रोफेशनली जिस भी फील्ड में हो उसके अंदर ग्रूम करने के लिए, लर्निंग का, अपने आप को ग्रूम करने का, डेवलप करने का, इससे अच्छा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। बेहतरीन तरीके से टाइम लगाएं और ख़ुद को ग्रूम करें। 4 ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें आपको ख़ुद को बहुत ज़्यादा शार्प करना चाहिए और अपना आरा तेज़ रखना चाहिए हमेशा ही। लेकिन इन दिनों में चूँकि आपके पास मौका है तो मैं तो लाजमी आप लोगों को रेफ़र करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इल्म समेटें, एक्सरसाइज करें या इस तरीके के जो भी काम आप कर सकते हैं या वो रिक्वायरमेंट्स जो आपकी बॉडी को, आपकी माइंड को हैं, वो उसको प्रोवाइड करें ताकि ये टाइम आपका बेहतरीन तरीके से गुजर सके। इसमें 4 चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा शार्प करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें पहली है सोशल, दूसरी फिज़िकल, तीसरी मेंटल और चौथी स्पिरिचुअल। ठीक है, इन चारों पर काम करें, चार्ट बना लें, टेम्पलेट बना लें, उन चारों पर उस पर इन चारों की हेडिंग्स दें और लिखें कि डेली बेसिस पर मैंने किस नीड के लिए क्या काम करना है। आउटकम लिखें कि मैं इन चारों चीज़ों में कहाँ कहाँ पहुँचना चाहता हूँ। आउटकम के फिर बाद प्रोसेस लिखें, प्रोसेस को डिवाइड करें, इस तरीके से काम करें। इसके ऊपर हम इंशाल्लाह एक नई जल्द वीडियो बनाएंगे कि एक आउटकम को अचीव करने के लिए क्या प्रोसीजर होता है, क्या मैथडोलॉजीज़ होती हैं, क्या टेम्पलेट्स होते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो इस तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल माइंडटिवेशन पर वीडियोस देखते रहें। इंशाल्लाह जल्द एक ऐसी वीडियो आपको मिलेगी। आखिर में एक ये बात करूँगा कि ये जो आखिरी एक हैबिट है शार्पन द सॉ, ये आपकी बाकी तमाम 6 हैबिट्स को अचीव करने के लिए, उन पर काम करने के लिए आपको उभारती है। अगर आप इसके ऊपर काम करते हैं तो इसके ज़रिए आप बाकी उन पर भी काम कर लेते हैं और उन पर काम करके, इन तमाम चीज़ों पर काम करके आप ख़ुद को एक बेहतरीन और एक पुरअसर सरमाया एसेट बना लेते हैं। और अगर आप ख़ुद अपने आप में एक बेहतरीन एसेट हैं तो आप जहाँ चले जाएं आप एक वर्दी और एक इफ़ेक्टिव पर्सनैलिटी होंगे। ये जितनी बातें, जितनी भी हैबिट्स मैंने आपको बताई हैं, ये हमने स्टीवन आर कोवे की किताब है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल,
ये तमाम की तमाम बातें उनमें से मैंने आपको बड़ी समराइज़ और शॉर्ट करके आपको बताई हैं। इस बुक को मैं आप लोगों के लिए रेफ़र करूँगा कि लाजमी पढ़ें। जितनी बातें मैंने बताई हैं उससे कहीं ज़्यादा डिटेल में बातें आपको इंशाअल्लाह मालूम होंगी। जज़ाकल्लाह खैरा।